Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. What is the meaning of unpaid seller and what are the rights of unpaid seller? Unpaid seller. Meaning. Unpaid seller means a seller who has not been paid. एक ऐसा seller जिसे कुछ पेमेंट नहीं हुई. A seller who has not been paid the whole price of the goods sold. एक ऐसा seller जिसे पूरा प्राइस नहीं मिला. A seller who has received a check or negotiable instrument but which is subsequently dishonored. एक ऐसा सेलर जिसने या तो चेक लिया या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बाद में डिसऑनर हो गया. इन सिंपल वर्ड्स, एक ऐसा सेलर जिसे गुड्स की पेमेंट नहीं मिली, दैट पर्सन इज अनपेड सेलर. ए सेलर हु हैज नॉट बीन पेड, दैट इज अनपेड सेलर. हम इसके अंदर कुछ इस तरह से इसको मान के चलेंगे. सेलर इज फ्रॉम दिल्ली एंड द बायर इज फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई. इन दोनों पार्टीज को हम लेके पूरे लेक्चर को आगे डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर? सबसे पहले मैं इसका एक आपको चार्ट दे देता हूं और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. अनपेड सेलर के राइट्स को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर. अगेंस्ट द गुड्स के केस के अंदर हम इसको फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, जहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है. वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, जहां पर गुड्स के ऑनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं किए गए. जिन केसेस के अंदर हमने ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है, उस केस के अंदर फर्स्ट राइट है राइट ऑफ लियन. सेकंड, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांसिट. द थर्ड वन, राइट ऑफ रीसेल. ये तीनों अधिकार उस केस के अंदर अवेलेबल हैं जहां पर कि ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया है. जिस केस के अंदर ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया गया, उस केस के अंदर राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी. अनपेड सेलर गुड्स की डिलीवरी देने से इनकार कर सकता है. नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज अगेंस्ट द बायर. अगेंस्ट द बायर के केस के अंदर there are number of rights which are available to unpaid seller. The first is right to sue for price. Second, right to sue for damages. The third one, right to sue for repudiation of contract. Repudiation means cancellation. Right to sue for cancellation of contract. And the fourth and the last one is right to sue for interest for delayed payment. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सारे राइट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. तो मैं सबसे पहले टेकअप करूंगा राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, और अगेंस्ट द गुड्स के अंदर मैं टेकअप करूंगा व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, वेयर द ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. सो द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर. द अनपेड सेलर हैज टू राइट्स. अभी हमने डिफाइन कर ही दिया, अगेंस्ट द गुड्स and the second one is against the buyer personally. Against the goods के केस के अंदर हमारे पास सबसे पहला राइट है that the right of lien. हमने यहां पर ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया है. जब ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया तो फर्स्ट राइट इज राइट ऑफ लियन. लियन मीन्स चीज को रखने का अधिकार. लियन इज द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. गुड्स को अपने कब्जे में रखने का अधिकार, which are under his actual possession. अभी अनपेड सेलर के पास गुड्स का कब्जा है और उसने इस गुड्स के कब्जे को छोड़ा नहीं है. वो इसको तब तक बायर को गुड्स का कंट्रोल, कब्जा या गुड्स का पोजेशन नहीं देगा जब तक कि सेलर को पेमेंट नहीं हो जाती. सो द राइट ऑफ लियन इज, इट इज द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स. गुड्स को अपने कब्जे में रखने का अधिकार जो अभी तक उसके एक्चुअल कब्जे में है.
until he is paid, जब तक कि उसको पेमेंट नहीं हो जाती। When lien can be exercised, according to section 47 subsection 1, the unpaid seller of goods who is in the possession of goods, एक अनपेड सेलर जिसके पास अभी गुड्स का कब्जा है, ही इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल मीन्स अधिकार होना, उसे अधिकार है टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन, वो राइट ऑफ लियन को इस्तेमाल कर सकता है इन द फॉलोइंग केसेस। एक अनपेड सेलर जिसके पास गुड्स का कब्जा अभी भी है, वो अपने राइट ऑफ लियन को इस्तेमाल कर सकता है इन केसेस के अंदर। द फर्स्ट वन इज where the goods have been sold without any stipulation as to credit, जहां पर अनपेड सेलर ने गुड्स को बेचा है लेकिन वो गुड्स क्रेडिट पे नहीं बेची गई, हमने क्रेडिट पे बेचने की कोई कंडीशन नहीं रखी थी। स्टूडेंट, इस केस के अंदर आप याद रखेंगे ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड, हमने ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट बायर को दे दिए हैं लेकिन अभी भी गुड्स का पोजेशन सेलर के पास ही है। सेलर ने इन गुड्स को क्रेडिट पे, उधार पे नहीं बेचा था, उधार पे बेचने वाली कोई टर्म नहीं थी। सेकंड, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, गुड्स को उधार पे बेचा गया था लेकिन उधार को रिकवर करने का जो समय रखा गया था वो समय बीत चुका है। द नेक्स्ट पॉइंट, वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट इवन दो द पीरियड ऑफ क्रेडिट मे नॉट हैव येट एक्सपायर्ड, बायर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया चाहे अभी क्रेडिट का पीरियड समाप्त नहीं हुआ। स्टूडेंट, अभी अंडरस्टैंड करेंगे यहां पर इंसॉल्वेंट का क्या मीनिंग है। इंसॉल्वेंट पर्सन, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट कहा जाएगा हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सीज मीन स्टॉप्ड, एक वो व्यक्ति जिसने कि अपना कर्जा देना रोक दिया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा। और ही कैन नॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू, या वो अपने कर्जों को नॉर्मल बिजनेस के अंदर पे नहीं कर सकता जब वो ड्यू हो गए हों। जब कोई कर्जा ड्यू हो चुका है, कोई उधार ड्यू हो चुका है, वो उस उधार को पे करने की क्षमता में नहीं है। वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, इस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, नॉर्मल बिजनेस के रूटीन के अंदर अपने डेट को पे नहीं कर रहा, या वो अपने डेट को पे नहीं कर सकता जब वो ड्यू हो जाएंगे, चाहे उसने कोर्ट के अंदर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया या नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 हम इंसॉल्वेंट ही मानेंगे। तो राइट ऑफ लियन तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो। तो ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट कब माना जाएगा? ये व्यक्ति तब इंसॉल्वेंट माना जाएगा जब ये ऑर्डिनरी कोर्स में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर पेमेंट नहीं करता या पेमेंट नहीं कर सकता, चाहे इसने इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट के अंदर अप्लाई किया या नहीं किया। अब हम यहां पर बात करेंगे रूल्स रिगार्डिंग लियन। द फर्स्ट वन इज राइट ऑफ लियन इज पोजेसरी इन नेचर। द सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन व्हेन ही इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, जब ये गुड्स सेलर के कब्जे में है तब ही राइट ऑफ लियन को इस्तेमाल किया जा सकता है। इफ ही लूजेस द पोजेशन ऑफ द गुड्स ही लूजेस द राइट ऑफ लियन आल्सो। अगर उसने गुड्स का कब्जा, गुड्स का कंट्रोल, गुड्स का पोजेशन बाहर को दे दिया है तो ये राइट ऑफ लियन उसी समय समाप्त हो जाएगा। तो राइट ऑफ लियन तब है जब आपके पास गुड्स का कंट्रोल है, कब्जा है। अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन को तब एक्सरसाइज कर सकता है जब गुड्स का एक्चुअल पोजेशन अनपेड सेलर के पास है। सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग लियन, लियन डिपेंड्स ऑन पोजेशन एंड नॉट ऑन ऑनरशिप। अनपेड सेलर ने बायर को ऑनरशिप दे दी है, अब ये ऑनरशिप सेलर के पास नहीं है, लेकिन सेलर के पास अभी एक्चुअल पोजेशन है, गुड्स सेलर के कंट्रोल में ही है। हमने चाहे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बायर को दे दिए हो, लेकिन अगर गुड्स अभी भी अनपेड सेलर के कंट्रोल में ही है, राइट ऑफ लियन उसके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है।
The lien depends on actual possession and not on title. Title means ownership. राइट ऑफ ऑनरशिप तो बायर के पास चले गए, लेकिन पोजेशन अभी भी सेलर के पास है. देन द राइट ऑफ लियन कैन बी एक्साइज्ड. इट इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ द सेलर हैज पार्टेड विद द डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग टाइटल. अगर सेलर ने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स भी बायर को दे दिए हैं तो भी उससे राइट ऑफ लियन को कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट ऑफ लियन होने के लिए सिर्फ एक ही बात जरूरी है, और वो है कि गुड्स का कब्जा, कंट्रोल, पोजेशन अनपेड सेलर के पास होना चाहिए. द थर्ड रूल रिगार्डिंग लियन, रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स एज एजेंट आर बेली. अनपेड सेलर के पास ऑनरशिप तो है नहीं, अब वो इन गुड्स को ऐसे रख सकता है कि जैसे वो एक एजेंट है या बेली है. स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर हमने दो व्यक्तियों को पढ़ा, बेलर एंड बेली. बेलर वो व्यक्ति जो गुड्स को किसी खास पर्पज से दूसरे व्यक्ति को देता है, दैट पर्सन इज बेलर. जिस व्यक्ति को किसी खास पर्पज से गुड्स दी जाती हैं, दैट पर्सन इज बेली. यहां पर सेलर के पास अब गुड्स का कब्जा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सेलर को या तो हम एजेंट कह सकते हैं या इसको हम बेली कह सकते हैं. इस केस के अंदर बायर बिकम्स बेलर. फोर्थ पॉइंट, लियन इज ओनली फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस. किसी और क्लेम के लिए अनपेड सेलर गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लियन एक्साइज नहीं कर सकता. अगर सेलर का बायर के अगेंस्ट कोई और क्लेम है तो वो राइट ऑफ लियन को एक्साइज नहीं कर सकता. राइट ऑफ लियन को सिर्फ एक ही बात के लिए एक्साइज किया जा सकता है, दैट इज नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस. बायर ने पेमेंट नहीं करी, गुड्स अभी भी सेलर के कब्जे में है, तो अनपेड सेलर उन गुड्स के ऊपर अपना अधिकार क्रिएट कर सकता है. लेकिन अगर अनपेड सेलर का कोई और क्लेम बायर के अगेंस्ट है तो वो उसके लिए राइट ऑफ लियन को एक्साइज नहीं कर सकता. इस लाइन को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. द लियन कैन बी एक्साइज्ड बाय द अनपेड सेलर ओनली फॉर द प्राइस and not for any other charges such as warehouse charges or dock charges. अगर सेलर ने बायर से कोई और चार्जेस लेने हैं तो वो उसके लिए राइट ऑफ लियन को एक्साइज नहीं कर सकता. लेकिन अगर अनपेड सेलर को गुड्स का प्राइस नहीं पे किया गया तब ही वो राइट ऑफ लियन को एक्साइज कर सकता है. पार्ट डिलीवरी रूल्स रिगार्डिंग लियन के अंदर मैं फिफ्थ पॉइंट को टेकअप कर रहा हूं, पार्ट डिलीवरी. Where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder of the goods. अगर अनपेड सेलर ने कुछ गुड्स की डिलीवरी दे दी है तो जो गुड्स उसके पास अभी बची हुई हैं वो उनके ऊपर राइट ऑफ लियन को एक्सरसाइज कर सकता है. He may refuse to deliver such remainder of the goods till he is paid for the goods. जब तक बायर उसे पेमेंट नहीं कर देता तब तक वो रिमेनिंग गुड्स को देने से इनकार कर सकता है. When lien is lost, according to section 49, lien कब समाप्त माना जाएगा? डिलीवरी टू कैरियर. अगर अनपेड सेलर ने गुड्स को डिलीवर कर दिया पब्लिक कैरियर को, जैसा कि हम अपने इस केस के अंदर टेकअप कर रहे थे, बायर मुंबई का रहने वाला है और सेलर दिल्ली का है. मुंबई से बायर दिल्ली आता है और सेलर को ऑर्डर प्लेस करता है. सेलर ने उन गुड्स को पैक किया और पैक करने के बाद पब्लिक कैरियर को, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिल्ली से मुंबई भेजने के लिए दे दिया. वेयर द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू ए पब्लिक कैरियर, जहां पर सेलर ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे दिया कि तुम इसको बायर की तरफ ले जाओ, लेकिन सेलर ने अपने पास गुड्स को रखने का, गुड्स को बेचने का कोई अधिकार नहीं रखा. तो जैसे ही गुड्स कैरियर को डिलीवर की गई, राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट. सेकेंड पॉइंट, डिलीवरी टू द बायर और एजेंट. अनपेड सेलर जहां पर बायर को या उसके एजेंट को लॉफुली गुड्स का पोजेशन दे दे, द लियन कम्स टू एन एंड. सो वेयर द बायर और हिज एजेंट lawfully obtains the possession of the goods, the right of lien, it comes to an end. By waiver, waiver means त्याग देना. Where the seller expressly or impliedly waives his right, the lien is lost. जहां पर सेलर खुद बोल के या लिख के कह दे कि मैं लियन एक्साइज नहीं करूंगा, मैं चीज़ों को अपने कंट्रोल में या कब्जे में नहीं रखूंगा, मैं गुड्स को अपने कंट्रोल से बाहर कर रहा हूं, मैं इनके ऊपर कोई राइट नहीं रखूंगा, द राइट ऑफ लियन कम्स टू एन एंड.
The next is buy tender of price. When the buyer tenders the price, buyer ने आके पेमेंट कर दी, बट द सेलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट, लेकिन सेलर उसको लेने से इनकार करता है. द राइट ऑफ लियन इज स्टिल लॉस्ट. लॉ कहता है कि जब बायर पेमेंट देने के लिए तैयार है और सेलर उसको रिफ्यूज करता है कि मुझे पेमेंट नहीं लेनी, तब वो लियन का एक्सरसाइज नहीं कर सकता. लियन कम्स टू एन एंड. सेकेंड, द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझेंगे. इन ट्रांजिट का क्या मतलब हुआ. हमारी केस के अंदर जो सेलर है वो दिल्ली का है और जो बायर है वो मुंबई का है. दिल्ली में सेलर ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास बुक कर दिया कि इनको मुंबई की तरफ ले जाओ, लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो हमारा सेलर अनपेड सेलर बन गया. अब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास है. ट्रांसपोर्ट कंपनी इन गुड्स को दिल्ली से मुंबई की तरफ ट्रक के ऊपर लोड करके लेके जा रही है. जब ये गुड्स ट्रक के ऊपर लोड होके मुंबई की तरफ जा रही हैं, तो हम इसे नाम देंगे इन ट्रांजिट. अगर राइट ऑफ लियन खो गया है तो अनपेड सेलर के पास दूसरा राइट आ गया, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. अनपेड सेलर ट्रांसपोर्ट कंपनी को नोटिस दे दे कि इन गुड्स को रास्ते में ही रोक दिया जाए, मुंबई तक ना ले जाया जाए. सेक्शन 50 से सेक्शन 52 इसके ऊपर एप्लीकेबल है. आइएगा हम इनकी स्टडी शुरू करते हैं. द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट मीन्स, इसका क्या मतलब है. द राइट टू स्टॉप फॉर द ट्रांजिट ऑफ द गुड्स while they are with the carrier for the purpose of transmission to the buyer. जहां तक ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुड्स को पहुंचा दिया है, उन गुड्स को वहीं रोक दिया जाए और इनको आगे मत भेजा जाए. In order to resume the possession of the goods, अनपेड सेलर ट्रांसपोर्ट कंपनी को आदेश देता है, ये गुड्स जहां पर पहुंची हैं इनको वहीं रोक दो, इन गुड्स को आगे नहीं लेके जाना और इन गुड्स को वापस दिल्ली ट्रांसफर कर दो, ताकि सेलर के पास गुड्स का कब्जा एक बारी फिर आ जाए. एंड रिज्यूम द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर एंड टू रिटेन देम अंटिल पेमेंट ऑफ द प्राइस इज मेड. उस केस के अंदर सेलर के पास जब गुड्स का कब्जा दोबारा आ जाएगा तो वो गुड्स को अपने कब्जे में, कंट्रोल में, पोजेशन में तब तक रखेगा जब तक उसको पेमेंट नहीं हो जाती. सो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इसका मीनिंग यह है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इन गुड्स को ट्रक्स के ऊपर लाद के जहां तक पहुंचा दिया है वहीं पर इसको रोक दो, इसको डेस्टिनेशन दैट इज मुंबई वहां तक मत लेके जाना और इन गुड्स को रीबुक करके दिल्ली वापस भेज दिया जाए, ताकि अनपेड सेलर को गुड्स का पोजेशन मिल जाए और ये पोजेशन वो तब तक रखेगा जब तक कि उसको प्राइस पे नहीं होता. हमारे केस के अंदर सेलर ने इन गुड्स को एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए मुंबई भेजने के लिए दे दिया. अब ये एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी इसको मुंबई लेके जा रही है, लेकिन सेलर ने पीछे से एक नोटिस दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, गुड्स जहां पहुंची हैं इन्हें वहीं रोक दिया जाए और इन्हें दिल्ली वापस भेज दिया जाए. देन दिस इज द राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट. मैं अब आपको थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल बतलाऊंगा. दिल्ली के अंदर सेलर ने जब एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास इन गुड्स को बुक किया कि तुम इसे मुंबई ले जाओ, तो एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 3 लॉरी रिसीट की कॉपीज दी, 3 कॉपीज ऑफ एलआर लॉरी रिसीट. ये लॉरी रिसीट एक ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है. इसके अंदर हमारे पास 3 कॉपीज दिल्ली के अंदर अनपेड सेलर के पास आई हैं. फर्स्ट कॉपी अनपेड सेलर ने अपने पास रख ली, सेकेंड और थर्ड कॉपी उसने बाहर को भेज दी. जैसे ही सेकेंड और थर्ड कॉपी बाहर को भेजी तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बाहर के पास चले गए. ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बाहर के पास चले गए और गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास है. इट मीन्स राइट ऑफ लियन तो बहुत पहले ही खत्म हो गया. जैसे ही गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को दी, राइट ऑफ लियन खत्म हो गया. अब ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली से मुंबई इन गुड्स को लेके जा रही है. यहां पर 2 कंडीशन है इसको अप्लाई करने के लिए. द फर्स्ट कंडीशन इज सेलर हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स. ये तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है. सेलर के पास से गुड्स का पोजेशन चला गया. किसके पास चला गया? ये पोजेशन तो अब एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास है. सेकंड पॉइंट, गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर.
अब ये गुड्स एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक्स के ऊपर लोड करके दिल्ली से मुंबई की तरफ लेके जा रही है। दिस राइट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन के अंदर हम गुड्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट ये उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि ये एक बारी फिर सेलर को अनेबल कर देगा, योग्य कर देगा टू रीगेन पोजेशन। सेलर ने, अनपेड सेलर ने एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को नोटिस दिया कि इन गुड्स को रास्ते में ही रोक दो और वहां से रीबुक करके दिल्ली भेज दो। जिस अनपेड सेलर का पोजेशन गया था, उसके हाथ से निकल गया था, उसके हाथ में ये कब्जा दोबारा से आ जाए। तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट ऑफ लियन। लियन के अंदर भी गुड्स को रखने का अधिकार है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर भी हमें वो रखने का अधिकार दोबारा से प्राप्त कुछ समय बाद हो जाएगा। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट व्हेन इट कैन बी एक्सरसाइज्ड, हम इसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं? राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेलर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अगर नीचे दी गई कंडीशन एप्लीकेबल है तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट अनपेड सेलर एक्सरसाइज कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन इज द सेलर मस्ट बी अनपेड। ये सेलर अनपेड होना चाहिए, या तो पूरा प्राइस नहीं मिला या पार्शली इसको प्राइस मिला और पार्शली नहीं मिला। सेकेंड पॉइंट, सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स। अब ये गुड्स अनपेड सेलर के कब्जे में नहीं है। द गुड्स आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ये गुड्स अभी रास्ते में दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही हैं। द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट मीन्स बायर इसकी पेमेंट नहीं कर रहा या बायर इसकी पेमेंट नहीं कर सकता, तो हम ये मानेंगे द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। वो जो भी हमने इंसॉल्वेंट पर्सन की परिभाषा दी थी वो यहां पर एप्लीकेबल है। द गुड्स इन ट्रांजिट कैन बी स्टॉप्ड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स। अगर अनपेड सेलर का बायर के अगेंस्ट कोई और क्लेम है तो उसके लिए राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को अप्लाई नहीं किया जा सकता। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स को तभी अप्लाई किया जा सकता है जब सेलर को बायर ने पेमेंट नहीं करी। जब ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल होंगी तब ही राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एप्लीकेबल होगा। ट्रांजिट मीनिंग, स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 55 हमें ट्रांजिट का मीनिंग देता है। द टर्म ट्रांजिट मीन्स दैट द गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ कैरियर हु होल्ड्स देम फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर। ट्रांजिट का मतलब यही नहीं है कि ये चीजें, गुड्स ट्रक के ऊपर लोडेड है और ये रास्ते में जा रहा है। ट्रांजिट का मतलब यह है कि इसके ऊपर कंट्रोल, कब्जा पब्लिक कैरियर वाले का है। इट मीन्स अगर गुड्स अभी तक ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोडाउन के अंदर भी हैं तो भी ये माना जाएगा इट इज इन ट्रांजिट। द पब्लिक कैरियर इज नॉट होल्डिंग गुड्स एज सेलर्स एजेंट और बायर्स एजेंट। पब्लिक कैरियर इनको दोनों में से किसी का एजेंट बन के होल्ड नहीं कर रहा। However, it does not mean that the goods should be in motion. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने ऊपर भी आपको यही पॉइंट क्लियर किया। ऐसा मत सोचिएगा कि गुड्स ट्रक के ऊपर लोडेड है और ये ट्रक रास्ते में जा रहा है। एज लॉन्ग एज द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ कैरियर, जब तक ये गुड्स पब्लिक कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी के कब्जे में रहेंगी तब तक ट्रांजिट कंटिन्यू रहेगा। नाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट? The goods can be stopped only when they are in the course of transmission to the buyer. गुड्स को तभी तक रोका जा सकता है जब ये गुड्स सेलर की तरफ से बायर को जा रही है और पब्लिक कैरियर वाला इसे लेके जा रहा है। Therefore, it becomes important to know the exact duration of transit. तो ये ट्रांजिट कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा इसका जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 51 के अकॉर्डिंगली डीम्ड टू बी इन ट्रांजिट। Goods are deemed to be in transit under the following circumstances. अब इसको बहुत ध्यान से स्टूडेंट नोट करेंगे। From the time, उस समय से when they are delivered to public carrier for the purpose of transmission to the buyer. जिस समय अनपेड सेलर ने इन गुड्स को पब्लिक कैरियर को दे दिया तब से ही ये ट्रांजिट की ड्यूरेशन शुरू हो गई। Until the buyer or agent obtains delivery thereof, जब तक बायर या उसका एजेंट डिलीवरी नहीं ले लेता पब्लिक कैरियर से तब तक ये इन ट्रांजिट माना जाएगा। इट मीन्स सेलर ने जिस समय गुड्स को पब्लिक कैरियर के हवाले कर दिया
उस समय से ही ट्रांजिट एप्लीकेबल हो गया। और जब तक पब्लिक कैरियर इन गुड्स को बायर को नहीं दे देता तब तक ये इन ट्रांजिट ही माना जाएगा। Where the goods are rejected by the buyer and the carrier continues to be in the possession of them. गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गई, मुंबई पहुंच गई, पब्लिक कैरियर ने बायर को कहा गुड्स ले जाओ, बायर ने गुड्स लेने से इनकार कर दिया, अब ये गुड्स अभी भी पब्लिक कैरियर के पास ही हैं, तो भी हम ये मानेंगे गुड्स आर इन ट्रांसिट। द ट्रांसिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एन एंड इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक। ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने मुंबई पहुंचने पर बायर को कहा गुड्स आके ले जाओ, बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिया, सेलर ने भी गुड्स वापस मंगाने से मना कर दिया। उस केस के अंदर अभी गुड्स मुंबई में ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में पड़ी हुई हैं, तब भी ये माना जाएगा गुड्स आर इन ट्रांजिट। ये ट्रांजिट तब भी समाप्त नहीं माना जाएगा। इट मीन्स सेलर का गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देना, और जब तक ट्रांसपोर्ट कंपनी बायर या सेलर को वापस नहीं कर देती तब तक ये ट्रांजिट माना जाएगा। In all these circumstances, the unpaid seller can exercise the right of stoppage in transit. जब तक पब्लिक कैरियर ने बायर को इन्फॉर्म नहीं कर दिया कि तुम्हारी गुड्स आ गई हैं, तुम आके ले जाओ, तब तक कभी भी अनपेड सेलर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इसको एक्सरसाइज कर सकता। स्टूडेंट, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। Where the goods are delivered to a ship chartered by the buyer and they are in the possession of the master of the ship acting as a carrier. अगर गुड्स एक शिप को डिलीवर की गई हैं और ये शिप पूरा का पूरा शिप हायर किया गया है बाहर के द्वारा, ये गुड्स अब उस शिप के कैप्टन के पास हैं, उस शिप के मास्टर के पास हैं, हु इज एक्टिंग एज ए कैरियर। उस केस के अंदर भी जब तक ये शिप कैप्टन या शिप मास्टर के पास गुड्स रहेंगी तब तक ये कहा जाएगा कि ये इन ट्रांसिट है। इन सभी सर्कमस्टांसेस के अंदर द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट। ट्रांसिट विल कम टू एन एंड। इन हालात के अंदर ट्रांसिट समाप्त माना जाएगा जहां पर पब्लिक कैरियर ने, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बायर को डिलीवरी दे दी या बायर के एजेंट को डिलीवरी दे दी। द ट्रांसिट कम्स टू एन एंड। Transit comes to an end when the goods reach their destination and the buyer or his agent obtains delivery thereof. बायर ने बॉम्बे के अंदर या बायर के एजेंट ने बॉम्बे के अंदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी से डिलीवरी को ले लिया। सेकंड, इंटरसेप्शन बाय द बायर। When the buyer or agent obtains the delivery of the goods before their arrival at the fixed destination. स्टूडेंट, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल को इलेबोरेट करूंगा। हम जानते हैं कि बायर इज इन मुंबई और ये गुड्स दिल्ली के अंदर सेलर ने बुक कराई ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। ये एबीसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी दिल्ली से गुड्स लेके बायर की तरफ जा रही है। दिल्ली के अंदर एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने मुंबई को भेजने के लिए गुड्स को लोड कर दिया और दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने एलआर की 3 कॉपीज इशू करी। फर्स्ट कॉपी तो दिल्ली के अंदर अनपेड सेलर ने अपने पास रख ली और 2 कॉपीज उसने मुंबई के अंदर बायर को भेज दी। बायर सेकंड कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगा और थर्ड कॉपी वो बॉम्बे के अंदर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऑफिस में डिपॉजिट करेगा और वहां से इसके अगेंस्ट गुड्स को प्राप्त करेगा। सो दिल्ली से एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 3 एलआर की कॉपीज को इशू कर दिया। स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को इंटरप्रेट करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एक ऑफिस दिल्ली के अंदर है, इस ट्रांसपोर्ट एजेंसी का एक ऑफिस ग्वालियर में और एक ऑफिस इनका भोपाल के अंदर और एक ऑफिस इनका मुंबई के अंदर। अब ये ट्रक दिल्ली से रवाना हुआ मुंबई की तरफ। दिल्ली से ये ग्वालियर तक पहुंचा, ग्वालियर से ये अभी भोपाल तक पहुंचा मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश से ये आगे मुंबई की तरफ मूव करेगा। दिल्ली से ये ट्रक चल के ग्वालियर से होता हुआ ये भोपाल तक पहुंच गया। भोपाल से ये आगे मुंबई की तरफ ट्रक जाएगा।
दिल्ली से ये ट्रक भोपाल पहुंचा और भोपाल ये एक दिन वहां पर रुकेगा। नेक्स्ट डे ये मुंबई की तरफ मूव करेगा। बायर या उसका एजेंट भोपाल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर ही चले गए और वहां पर एलआर की कॉपी देके गुड्स की डिलीवरी ले ली। अब ये गुड्स की डिलीवरी भोपाल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर ही कर दी गई। अब ये ट्रक आगे मुंबई जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये गुड्स बायर के कब्जे में आ गई। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इट कम्स टू एन एंड। The third point, acknowledgement to the buyer. When after the arrival of the goods at the appointed destination, बॉम्बे में सपोज कीजिएगा बायर ने इन बिटवीन डिलीवरी नहीं ली और ये गुड्स बॉम्बे तक पहुंच गई। पब्लिक कैरियर ने, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक्नॉलेज किया, बायर के प्रति स्वीकृति दे दी, बायर को ये इन्फॉर्म कर दिया कि गुड्स तुम्हारे यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई हैं, तुम कभी भी आके इन गुड्स को ले जाओ। जैसे ही ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बायर को इस बात की एक्नॉलेजमेंट दी, the right of stoppage of goods in transit, it comes to an end. The next is goods delivered to ship. Where goods are delivered to the ship chartered by the buyer, hired by the buyer and who acts as an agent of the buyer. अगर goods ship को डिलीवर की गई हैं और ये ship बायर का ही है या बायर ने इसको हायर किया हुआ है, उस केस के अंदर भी जैसे ही शिप को गुड्स डिलीवर की जाएंगी उसी समय राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये ट्रांजिट कब समाप्त हुआ? कैरियर्स रॉन्गफुल रिफ्यूजल टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर आफ्टर अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन। मान लीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये ट्रक सारी गुड्स लेके मुंबई पहुंच गया। Where the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer. बायर गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए आया, लेकिन पब्लिक कैरियर ने, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उन गुड्स को डिलीवर करने से गलती से मना कर दिया। द ट्रांजिट इज डीम्ड टू बी एट एन एंड। ट्रांजिट वहां पर समाप्त माना जाएगा। पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स। Where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent with the intention of delivering them the whole of the goods, transit comes to an end for the remainder of the goods. जिस केस के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बायर को कुछ गुड्स डिलीवर कर दिए और वो बाकी के गुड्स को बाद में डिलीवर करेगा, उस केस के अंदर भी हम मान के चलेंगे दैट द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। ये राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को कैसे लागू किया जा सकता है? इसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द पब्लिक कैरियर। अनपेड सेलर, पब्लिक कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस जाके उन गुड्स का कब्जा खुद वापस ले ले। सेकेंड, अगर ये गुड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस से आगे निकल चुकी हैं और ये रास्ते में जा रही हैं, उस केस के अंदर अनपेड सेलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी को नोटिस दे कि जो गुड्स तुम दिल्ली से मुंबई की तरफ लेके जा रहे हो, उन गुड्स को वहीं रोक दिया जाए और उनको रीबुक करके दिल्ली वापस भेज दिया जाए। इन दैट केस, बाय गिविंग नोटिस ऑफ इट्स क्लेम टू द पब्लिक कैरियर इन हुज पोजेशन द गुड्स आर, द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। हम ट्रांजिट को रोकने के लिए इस दो तरीके से एक्शन ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक कैरियर? When the notice of stoppage of goods in transit is given by the seller to the public carrier ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास गुड्स का कब्जा है और अनपेड सेलर ने नोटिस दे दिया इन गुड्स को रास्ते में रोक दिया जाए। He shall re-deliver the goods to the seller or according to the direction of the seller. उस केस के अंदर पब्लिक कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सेलर को गुड्स रीडिलीवर कर दे या सेलर की डायरेक्शन पे गुड्स को दे। गुड्स को वापस लाने का जो खर्चा पब्लिक कैरियर का होगा, वो अपना वो खर्चा सेलर से रिकवर कर सकता है। मान लीजिएगा इन गुड्स को हमने भोपाल में ही रोक दिया और भोपाल में हमने ये कह दिया ये ट्रक पर रीलोड करके वापस दिल्ली भेज दी जाए। जो गुड्स दिल्ली से मुंबई जा रही थी, अभी ये गुड्स दिल्ली से भोपाल तक पहुंची। अनपेड सेलर ने पब्लिक कैरियर को नोटिस दे दिया इन गुड्स को भोपाल से ही रीलोड करके दिल्ली भेज दिया जाए। तो रीलोड करके जो एक्सपेंस आएगा
दिल्ली तक वापस लाने का ये खर्चा सेलर बियर करेगा। If the public carrier fails to follow the seller's instruction, it will be liable to the seller for any loss. अगर पब्लिक कैरियर ने, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सेलर की इस बात को नहीं माना और सेलर को कुछ भी नुकसान होता है तो पब्लिक कैरियर, ट्रांसपोर्ट कंपनी जिम्मेदार है। Now, what's the distinction between lien and stoppage in transit? इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स को टेकअप करूंगा और आप इनको देखिएगा कि इनके अंदर क्या डिस्टिंक्शन है। पोजेशन ऑफ गुड्स, द राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर व्हेन गुड्स आर इन हिज एक्चुअल पोजेशन। जब गुड्स अनपेड सेलर के कब्जे में है तो ही राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय अनपेड सेलर व्हेन गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ कैरियर। जब गुड्स का कब्जा अनपेड सेलर से ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास चला गया तब ही राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लियन बाय अनपेड सेलर इज टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल प्राइस इज पेड। अनपेड सेलर अपने पास गुड्स को तब तक रखना चाहता है जब तक कि उसको प्राइस नहीं मिल जाता। Objective of exercising right of stoppage in transit by unpaid seller is to regain possession of the goods from the public carrier. इस केस के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक कैरियर के पास कस्टडी चली गई थी, कब्जा चला गया था, कंट्रोल चला गया था, गुड्स का पोजेशन चला गया था। अब गुड्स का पोजेशन अनपेड सेलर के पास दोबारा वापस आ जाए। द थर्ड पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ राइट, द राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट when the possession of goods of unpaid seller is lost. जैसे ही अनपेड सेलर के पास से गुड्स का कब्जा चला गया, the right of lien comes to an end. The right of stoppage of goods in transit is lost when the public carrier parts with the possession of the goods. Right of stoppage of goods in transit समाप्त हो जाएगा अगर पब्लिक कैरियर ने इन गुड्स का कब्जा बायर को दे दिया। Right to be exercised. The right of lien is exercised by the unpaid seller himself. The right of stoppage of goods in transit is exercised by the seller through the public carrier who has the custody of goods. So यहाँ पर तो public carrier के through stoppage of goods in transit को implement किया जाएगा, लेकिन right of lien को unpaid seller खुद ही exercise कर सकता है। Impact of loss of possession. Right of lien comes to an end when the possession of goods is lost by unpaid seller. जैसे ही unpaid seller के पास से possession चला गया, right of lien समाप्त हो गया। The right of stoppage of goods in transit commences when the seller parts with the possession of the goods. जैसे ही goods seller के कब्जे से बाहर के पास चली गई, उस समय right of stoppage of goods in transit की शुरुआत हो जाती है। Effects of subsale are pledged by buyer. Section 53. The unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or other disposition of goods by the buyer. Right of lien और stoppage in transit के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर बायर ने इन गुड्स को किसी और को भी बेच दिया है। इस पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्टूडेंट नोट कीजिएगा। Mr. S एक seller contracts to sell certain goods to B. B is a buyer at a fixed price. एक फिक्स प्राइस के ऊपर सेलर बायर को कुछ गुड्स बेचेगा। सेलर दिल्ली का है और बायर मुंबई का है। सेलर हैंड्स ओवर द गुड्स टू पब्लिक कैरियर। सेलर ने ये गुड्स पब्लिक कैरियर को दे दी कि तुम इसे मुंबई की तरफ ले जाओ। पब्लिक कैरियर ने 3 LR की कॉपीज दी, एक कॉपी सेलर ने अपने पास रख ली और 2 कॉपीज बायर को दे दी। बायर के पास ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आ गया। While the goods are in the custody of public carrier, जब ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास हैं, B buyer becomes insolvent. बायर पेमेंट नहीं दे सकता। Meanwhile, B sells those goods to C. B ने ये गुड्स C को बेच दी क्योंकि B के पास इन गुड्स की ऑनरशिप थी। C एक थर्ड ऑनर है। With the sub sale of goods from B to C,
the right of S to stop the goods in transit will not be defeated. इस केस के अंदर B ने चाहे गुड्स C को बेच दी, C ने फॉर गुड कंसिडरेशन इन गुड फेथ भी लिया हो, तो भी C को कोई राइट नहीं मिलेगा. विद द सब सेल ऑफ गुड्स फ्रॉम B to C, the right of S to stop the goods in transit will not be defeated. अब भी जो फर्स्ट सेलर है, हमारा दिल्ली का जो सेलर है, ये अब भी राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को इंप्लीमेंट करवा सकता है. एक्सेप्शंस, इस केस के अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं. सेक्शन 53 इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस. द फर्स्ट वन इज सेलर्स कॉन्सेंट. वेयर बायर मेक्स सब सेल विद द कॉन्सेंट ऑफ द सेलर, हिज राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कम टू एन एंड. जहां पर गुड्स इन ट्रांजिट जा रही थी लेकिन बायर के पास ऑनरशिप राइट्स हैं, उस केस के अंदर अगर बायर सेलर की कॉन्सेंट के साथ इन गुड्स को आगे किसी को बेच देता है, तब ओरिजिनल सेलर के पास राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट अब वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा. ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. स्टूडेंट, ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा है और आप इसको देखिएगा. Where a document of title to goods. Document of title to goods means document of ownership to goods. यहां पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं. समुद्री जहाज के थ्रू भेजा जाए तो बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे के थ्रू भेजा जाए तो रेलवे रिसीट RR, अगर रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू गुड्स भेजे जाए तो लॉरी रिसीट दैट इज LR. वेयर ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स, जहां पर गुड्स के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट it has been lawfully transferred to any person as a buyer. जहां पर इन डॉक्यूमेंट्स को बायर को लीगली ट्रांसफर कर दिया गया है, कानूनी रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है, मैं इसको नाम देता हूं फर्स्ट बायर. एंड द फर्स्ट बायर ट्रांसफर्स दैट डॉक्यूमेंट टू अनदर बायर. फर्स्ट बायर ने इन डॉक्यूमेंट्स को एक सेकंड बायर को दे दिया, हु बाइज देम इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. अगर सेकंड बायर पूरा अमाउंट देके पूरे यकीन और भरोसे के साथ LR, BL या RR को लेता है, then the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit would be defeated. अब unpaid seller right of stoppage of goods in transit को implement नहीं कर पाएगा. If the transfer by the buyer first to the buyer second is by way of sale. अगर फर्स्ट बायर ने सेकंड बायर को सेल करी है और सेकंड बायर ने इन गुड फेथ एंड फॉर फुल वैल्यूएबल कंसिडरेशन गुड्स को परचेज किया है, उस केस के अंदर द ओरिजिनल सेलर नाउ कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट. However, in case of transfer of document of title is by way of pledge by the first buyer, then the unpaid seller's rights are not completely defeated, but his rights are subject to the rights of pledgee. Unpaid seller ने डॉक्यूमेंट्स बायर को दे दिए, बायर ने उन गुड्स के डॉक्यूमेंट को प्लेज करके कोई लोन ले लिया. इस केस के अंदर अनपेड सेलर के सारे अधिकार खत्म नहीं होंगे, बल्कि उसको जो राइट प्लेजी को मिलता है वो सारे राइट प्लेजी के अनपेड सेलर को मिल जाएंगे. स्टूडेंट, हमने यहां तक 2 राइट्स की बात करी, राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांसिट. नाउ दिस इज द थर्ड राइट, right of resale. According to section 54, when the goods are of perishable nature, goods ऐसी हैं कि कभी भी perish हो सकती हैं, no notice of resale to the buyer is necessary. सेलर के पास गुड्स का कब्जा है, गुड्स पेरिशेबल नेचर की हैं, बायर ने पेमेंट नहीं करी, सेलर अनपेड सेलर है, लेकिन ऑनरशिप राइट बायर को दिए जा चुके हैं. इस केस के अंदर सेलर चाहे तो उन गुड्स को बेच दे, लेकिन उसे कोई भी रीसेल करने का नोटिस बायर को देना जरूरी नहीं है. When he gives notice of his intention to resell, unpaid seller बायर को रीसेल करने का नोटिस देता है. In case still the buyer fails to pay the price after such notice, unpaid seller should sell away the goods within reasonable time. जहां पर अनपेड सेलर ने नोटिस दिया, अगर तुम इस समय तक पेमेंट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गुड्स को बेच दूंगा, और बायर ने पेमेंट फिर भी नहीं करी, तब अनपेड सेलर उन गुड्स को बेच सकता है. अनपेड सेलर को इस केस के अंदर जो भी लॉस होगा वो बायर से रिकवर कर सकता है. अनपेड सेलर विल बी एंटाइटल्ड. एंटाइटल मींस अधिकार होना. अनपेड सेलर को अधिकार है
to recover from the original buyer any loss occasioned by his breach of contract. अनपेड सेलर ने तो बायर को नोटिस भी दिया था, इस समय तक पेमेंट कर दो नहीं तो मैं गुड्स बेच दूंगा। बायर तब भी पेमेंट करने नहीं आया। अनपेड सेलर ने गुड्स को बेच दिया और अनपेड सेलर को कुछ नुकसान हुआ। अनपेड सेलर उस नुकसान की भरपाई, उस नुकसान का कंपनसेशन बायर से रिकवर कर सकता है। The third point is where the seller expressly reserves a right of resale. जहां पर सेलर ने रीसेल करने का अधिकार अपने पास ही रखा है और बायर पेमेंट देने के अंदर डिफॉल्ट करता है, उस केस के अंदर अनपेड सेलर उन गुड्स को रीसेल कर सकता है। The result of this resale will be that the original contract of sale will be cancelled. जैसे ही अनपेड सेलर इन गुड्स को बेचेगा तब हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर अनपेड सेलर को बेचने के अंदर कुछ भी नुकसान होता है तो वो उसके लिए डैमेजेस बायर से रिकवर कर सकता है। स्टूडेंट, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अनपेड सेलर ने अपने पास पहले से ही अधिकार रखा हुआ है कि वो गुड्स की रीसेल कर सकता है। अगर बायर ने पेमेंट ना करी तो वो रीसेल कर सकता है। बायर ने इस केस के अंदर पेमेंट नहीं करी तो अनपेड सेलर गुड्स की रीसेल कर सकता है। अनपेड सेलर ने जब रीसेल किया तो उसे कुछ नुकसान हो गया। जो नुकसान अनपेड सेलर को हुआ वो अनपेड सेलर बाहर से उस नुकसान का कंपनसेशन ले सकता है। और सेकंड पॉइंट, अनपेड सेलर का ओरिजिनल बायर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल माना जाएगा। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था जहां पर गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया। सेकंड पॉइंट है जहां पर गुड्स की ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया गया। वहां पर अनपेड सेलर के पास अधिकार है राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स वेयर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। इन दैट केस द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू द अफोरसेड राइट टू विदहोल्ड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जिन अधिकारों की हमने अभी तक बात की है, अनपेड सेलर के पास वो सारे अधिकार हैं और उसके साथ अब उसे एक और अधिकार मिल गया, राइट ऑफ विदहोल्डिंग डिलीवरी। अब वो डिलीवरी देने से मना कर सकता है। जिस केस के अंदर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई वो बिल्कुल गुड्स की डिलीवरी देने से इनकार कर सकता है। स्टूडेंट, मैं यहां पर थोड़े से इन पॉइंट्स को दोबारा से टेकअप करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अनपेड सेलर के पास दो अधिकार हैं, अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर। हम यहां पर अगेंस्ट द गुड्स के अधिकार को डिस्कस कर चुके हैं। अगेंस्ट द गुड्स के अंदर जहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर हुई थी और जहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, हमने इन दोनों राइट्स को डिस्कस कर दिया। इसके बाद अब अगेंस्ट द बायर पर्सनली है। अगेंस्ट द बायर अनपेड सेलर के पास पहला अधिकार यह है राइट टू स्यू फॉर प्राइस। प्राइस को रिकवर करने के लिए, पेमेंट को रिकवर करने के लिए अनपेड सेलर बायर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। सेकंड पॉइंट, राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस। अनपेड सेलर को जो भी नुकसान हुआ है वो उसका कंपनसेशन बाहर से रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। द थर्ड पॉइंट, राइट टू स्यू फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेपुडिएशन मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनपेड सेलर ने बायर के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तुम मुझे कंपनसेशन पे करो। So this is the third right to sue for cancellation of contract. And the fourth and the last right is right to sue for interest. अगर अनपेड सेलर को पेमेंट कुछ समय के पश्चात होती है तो जितने समय के बाद उसे पेमेंट हुई है उसके लिए जितना प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट बनता था, अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बनता था, अनपेड सेलर उस इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए भी केस फाइल कर सकता है। स्टूडेंट, अभी तक मैंने जो कुछ आपको यहां पर पढ़ाया मैं उसको समराइज कर रहा हूं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, इसको हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगेंस्ट द गुड्स एंड द सेकंड वन इज अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स को अगेन हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जहां पर ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया है, और सेकंड जहां पर ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया गया। जहां पर हमने ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया वहां पर तीन राइट्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट, राइट ऑफ लियन, सेकंड
right of stopping the goods in transit, and the third one is right of resale. ये तीनों अधिकार तब अवेलेबल हैं जब ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। जब हमने ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया उस केस के अंदर हमें राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी ये अधिकार प्राप्त है। यहां पर अनपेड सेलर गुड्स की डिलीवरी देने से इनकार कर सकता है। ये सारे अधिकार तो गुड्स के अगेंस्ट थे, अब ये अधिकार बायर के अगेंस्ट है। फर्स्ट, अनपेड सेलर बायर के खिलाफ प्राइस को रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है। सेकंड, अनपेड सेलर कैन फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस। अनपेड सेलर को जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी के लिए वो केस फाइल कर सकता है। द थर्ड वन, राइट टू स्यू फॉर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, इसके लिए भी वो कंपनसेशन लेने के लिए केस फाइल कर सकता है। एंड द लास्ट वन वी टॉक्ड अबाउट इज राइट टू स्यू फॉर इंटरेस्ट। पेमेंट को मिलने के अंदर जितनी डिले की गई है उस डिले के लिए अनपेड सेलर इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए भी केस फाइल कर सकता है। स्टूडेंट, डिफरेंट स्लाइड्स के अंदर हमने इन डिफरेंट राइट्स को पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये चीज अब पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत इजी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।